हेलो एवरीवन। आप सबका लाइफ लॉन्ग लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूँ कि टेंस को सीखने से पहले आपको क्या क्या बातें आनी जरूरी है, किन किन चीज़ों को सीखना जरूरी है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी लोगों को वोकैब मीन्स वोकैबुलरी और वर्ड्स आते होंगे, लेकिन एक सवाल है आपसे, क्या आप उस वोकैबुलरी की मदद से इंग्लिश बोल सकते हैं क्या? शायद नहीं, क्योंकि शब्द आपको सिर्फ मीनिंग बता सकते हैं, लेकिन आप उस मीनिंगफुल वर्ड को एक मीनिंगफुल वाक्य में किसी तक पहुंचा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारे मन में जो चल रहा है उसे एक सेंटेंस के माध्यम से हम किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, और वहां पर हम एक किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं, और वो लैंग्वेज हम हिंदी जानते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं जानते, तो वहां पर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है। सो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उस जगह पर सबसे पहले नंबर पे आपको जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है टेंस, जो कि आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने में मदद करता है। लेकिन कौन से शब्द किस जगह पर आए, कहाँ आए, क्यों आए, ये हमें नहीं पता। उसे सीखने के लिए आपको टेंस एक एक करके सीखना जरूरी होता है। ठीक है, उन्हीं सभी चीजों को लेकर के मैं आपको बताने वाला हूं कि असल में जब हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पहले आपको बेसिक रूप में जाननी जरूरी है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो जब आप टेंसेस फॉर्म करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप उसको फॉर्म कर पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। एंड जब आप टेंसेस सीखने के लिए बैठेंगे तो आपको आसानी से वो समझ में भी आएगा। और अगर आप वोकैब जानते हैं तो शायद आप खुद ब खुद बुक्स पढ़ के आप इजिली समझ सकते हैं। सो चलिए देखते हैं और समझते हैं। जब हम कभी टेंस की बात करते हैं असल में, तो टेंस जो हमारा वो है वो रेफर करता है किस चीज को? वो रेफर करता है आपका टाइम को। जी हाँ, वो टाइम को रेफर करता है। टाइम मीन्स जैसे कि आप जानते हैं कि टाइम मुख्य रूप से हम तीन समय में डिवाइड करते हैं, जो कि आपका एक बनता है प्रेजेंट, और एक आपका बनता है पास्ट, और एक आपका बनता है फ्यूचर। लेकिन ये पता कैसे लगता है? तो ये आपका पता लगता है किस चीज से? ये तीनों टाइम का पता आप लगा पाते हैं किससे? एक्शन से। यानी जो आप क्रिया कर रहे हैं, यानी जो काम कर रहे हो, उस काम को आपने कब किया, यानी समय। वो जो एक्शन है जो आप कर रहे हो, वो एक्शन कब हो रहा है उससे पता लग जाता है आपका। यानी कि अगर वो एक्शन वर्तमान में हो रहा है तो वो जो है प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर वो क्रिया बीत गई है यानी वो एक्शन बीत गया है, वो पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वो फ्यूचर है यानी भविष्य में काम होगा तो फ्यूचर यानी कि वो फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो इससे हमने एक चीज समझा कि टेंस अगर आप जब सीखने की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि टेंस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और टाइम जो है वो हमारा क्या है? टाइम दिखाता है कि वो तीन रूप में होता है, और वो तीनों रूप हमारे एक्शन से पता चलते हैं, यानी जो हमने क्रिया की है वो कब की है, किस वक्त की है, उस वक्त से पता चलता है कि वो प्रेजेंट, पास्ट है या फ्यूचर। ओके, अब हम ये समझते हैं कि जब कभी हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं तो क्या क्या चीजें जो है वो अहम है, बेसिक है, जो आपको पता होनी चाहिए। तो हम सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए ये देखते हैं कि दो चीजें सबसे मेन पार्ट है, और वो है सब्जेक्ट एंड वर्ब। जी हाँ, सब्जेक्ट एंड वर्ब। हर किसी सेंटेंस में आप ये दो चीजें जरूर देखोगे, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के कभी भी वाक्य नहीं बन सकता है, कभी नहीं। हाँ, इसमें हम कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, इसमें हम अन्य चीजों को और जोड़ सकते हैं उस वाक्य को बड़ा बनाने के लिए, उस मीनिंगफुल सेंटेंस को और अच्छा बनाने के लिए। लेकिन ये दो चीजें सबसे मेन है जो उस सेंटेंस में मिलेगी ही मिलेगी। तो हम एक एक करके जानते हैं सब्जेक्ट। तो जो आपका सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? तो सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जो वाक्य में काम को करता है, या हम यूं कहें तो डूअर ऑफ एन एक्शन। जी हाँ, जो वाक्य में काम को करे, या डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर ऑफ एन एक्शन मतलब वही एक्शन को करने वाला। और वर्ब क्या होती है? तो वर्ब को भी समझते हैं। वर्ब हम उसको कहते हैं जो ये शब्द बता दे कि काम क्या हो रहा है। बिल्कुल, जो शब्द से ये पता चल जाए कि काम क्या हो रहा है, काम क्या किया जा रहा है, वो आपका वर्ब है। बिल्कुल। तो कुछ हम सेंटेंस, कुछ हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कैसे पता चलेगा। लेट्स सी, मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो इस वाक्य में अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाक्य में काम क्या हो रहा है? पढ़ाने वाला। बिल्कुल, ये हमारा पढ़ाने वाला काम है, ये हमारा बन गया वर्ब। यानी वर्ब को पहचानना बहुत आसान होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आप वर्ब्स को पहले पकड़ो? क्योंकि आप वर्ब्स को अगर आप पकड़ लोगे तो सिंपल है, आप सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हो, सब्जेक्ट को भी आसानी से पकड़ सकते हो। क्योंकि बच्चे सब्जेक्ट ही नहीं पकड़ पाते। मैंने कई बच्चों को देखा है ऐसे, जब सेंटेंस बनाने के लिए दो तो सब्जेक्ट नहीं पकड़ पाते हैं, गलत सब्जेक्ट यूज कर जाते हैं। तो इसे समझने के लिए आप पहले वर्ब को पकड़ो। अगर आप वर्ब को पकड़ते हैं तो आप सब्जेक्ट को पकड़ सकते हो। कैसे?
अब पढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, क्योंकि यहां लिखा है ना सब्जेक्ट, जो वाक्य में काम को करता है, तो काम कौन है? पढ़ाने वाला हो रहा है, और कौन कर रहा है? मैं। तो ये जो मैं शब्द है ये बन गया सब्जेक्ट। आई होप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। हाँ, अगर हम इसे इंग्लिश में फॉर्म करें तो इंग्लिश में हम बोलते हैं आई एम टीचिंग। ठीक है, अब ये सेंटेंस ऐसे क्यों बना कि यहां पर आई आया, यहां एम आया, यहां पर टीचिंग आया? तो ये चीजें फिर समझने के लिए आप टेंस को विस्तार पूर्वक से सीखो, समझो, क्योंकि कुछ टेंसेस के रूल्स होते हैं, फॉर्मुलेज होते हैं जो हम उस चीज को यूज करते हैं। तो यहां पर बस इतना आपका काम है, सबसे पहले सब्जेक्ट को समझना। जैसे कि यहां पर मैं को हम कहते हैं सब्जेक्ट, तो मैं जो है, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। और यहां पर पढ़ाने की मीनिंग है टीच, तो ये टीच यहां पर टीचिंग क्यों बना है ये तो सेंटेंस में समझेंगे। फिलहाल हमने ये समझा आई एंड टीच जो है यहां पर सब्जेक्ट एंड वर्ब है। ओके, गुड। अब कुछ और भी हम एग्जांपल्स देखते हैं। सर हमें जानते हैं। अब इस वाक्य में सबसे पहले हमें वर्ब को देखना है, क्योंकि वर्ब जो होगा वही सब्जेक्ट को पहचानने में मदद करेगा। तो वर्ब मींस एक्शन, काम। काम क्या हो रहा है इसमें? काम हो रहा है इसमें जानने वाला। आप ध्यान से देखो, तो जानने वाला काम हो रहा है, तो इसलिए ये क्या बना हमारा? वर्ब। ठीक है, अब इसको कर कौन रहा है? हम या सर? ध्यान से देखो, जानने वाला काम हम कर रहे हैं, सर कर रहे हैं? सर कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये सर जो है हमारे, वो क्या बन गया? सब्जेक्ट। बिल्कुल। तो हमने सब्जेक्ट और वर्ब आसानी से जो है समझना सीख लिया है। अब ये क्या है आपके वाक्य में जो हमें आया, ये क्या है? तो वाक्य में हम इस पार्ट को हम ये भी कह सकते हैं अदर पार्ट, हिंदी में हम कह सकते हैं अन्य। बिल्कुल, अदर मींस अन्य। जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा बाकी चीजें जो होती हैं उसे हम अन्य कहते हैं। अब अन्य में क्या होते हैं कि अन्य में और कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आप अन्य में देख सकते हो, जो अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ रखते हो तो ये हमारे ग्रामर में एडवर्ब भी हो सकते हैं, ये हमारे ग्रामर में एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ये हमारे सेंटेंसेस में कंजंक्शन भी हो सकते हैं, ये हमारे सेंटेंस में इंटरजेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, या ये वाक्य में हमारे कोई नाउन भी हो सकता है। ठीक है, मींस एटसेट्रा, ये कुछ भी हो सकता है। यानी अन्य, सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो चीजें बचती हैं हम उसे अन्य कहते हैं, अदर पार्ट। ओके, सो होपफुली आप सब्जेक्ट वर्ब को समझ पा रहे हैं। और अन्य चीजें, अब ये क्या होती हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब क्या है? ये आप इसको समझने के लिए आपको एक एक चीजों को सीखने के लिए आपको उसकी क्लास अटेंड करनी होगी या आपको समझना होगा विस्तार से। तो होपफुली मैं फ्यूचर में इन सब के ऊपर भी कुछ ना कुछ क्लासेस लेकर आऊंगा, आप वहां से भी समझ सकते हैं। ओके, नाउ अब मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप उसको देखें और समझें कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब क्या है। यहां पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, अब जल्दी से आप इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का पता लगाइए। चलिए अब देखते हैं आपने क्या सही पता लगाया नहीं। लेट्स सी, इसमें काम क्या हो रहा है? सबसे पहले वाले वाक्य में बनाने का, बिल्कुल ये हमारा काम हो रहा है बनाने का। ठीक है, कौन बना रहा है? मॉम बना रही है, ये हमारी मॉम, यानी जो मॉम है ये क्या बन गई? सब्जेक्ट, और बनाने वाला यानी ये बन गया वर्ब। गुड, गुड। अब इंग्लिश में भी जल्दी से पता लगा लीजिए। इंग्लिश में तो यहाँ ये रही हमारी मॉम, मॉम हो गई सब्जेक्ट इंग्लिश में, और मेक ये हमारा वर्ब। इस वाले वाक्य में काम बताओ, सेकंड में क्या हो रहा है? सेकंड वाले वाक्य में काम क्या हो रहा है? खेलने वाला। ठीक है, बिल्कुल, खेलने वाला काम जो है कर कौन रहा है? वे लोग। ठीक है, वे लोग, यानी कि इंग्लिश में हम क्या कहते हैं उसको? दे। तो ये हमारे जो वे लोग हैं, वे लोग हमारे क्या बन गए? सब्जेक्ट, और इंग्लिश में दे क्या बन गए? ये सब्जेक्ट। अच्छा, यहां पर खेलने वाला काम, तो खेलने वाला काम यानी कि प्ले, तो हमारा प्ले क्या बन जाएगा? वर्ब, और ये खेलना यहां पे क्या कहलाएगा? वर्ब। गुड। अब इसमें काम बताओ जल्दी से क्या हो रहा है? इसमें काम हो रहा है बताने वाला। ठीक है, कौन बता रहा है? हम बता रहे हैं, ध्यान से देखना, बताने वाला का हम कर रहे हैं। तो जो वी है ये क्या बन गया? सब्जेक्ट, और हम को यहां पर कह सकते हैं सब्जेक्ट हिंदी में। इंग्लिश में बताने की मीनिंग क्या होती है? टेल, तो टेल हमारा क्या बन गया? वर्ब। क्लियर, गुड। सो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब आसानी से पकड़ना सीख लिया। और ये जो बाकी आपके पार्ट्स हैं, बाकी जैसे कि यहाँ पर लिखा है द फूड, अब ये क्या पार्ट है? तो मैंने कहा था कि अन्य पार्ट होते हैं, अन्य में आपके एडवर्ब्स भी आते हैं, एडजेक्टिव्स भी आते हैं, कंजंक्शन भी आते हैं, इंटरजेक्शंस भी आते हैं, प्रीपोजिशंस भी आते हैं। ठीक है, तो ये क्या पार्ट है? हालांकि यहाँ पर सेंटेंस में फूड एक नाउन है,
लेकिन क्या है नाउन, कौन से नाउन होते हैं वो आप आगे समझेंगे। और यहाँ पर जो एक अदर पार्ट में देखें तो यहाँ पर है क्रिकेट, क्रिकेट भी एक अदर है, क्रिकेट भी आपका क्या है, नाउन है। और यहाँ पर जो है उसको, यानी इंग्लिश में हम कहते हैं हिम, ये आपका एक प्रोनाउन है, बिल्कुल। अब ये क्या होता है ये भी आपको आगे समझना होगा। अब कई बार आप देखोगे वर्ब में भी कुछ कई जगह एस लग रहा होगा, कई जगह वर्ब में आईएनजी लग रहा है, तो ये सब चीजें आप टेंसेस में समझोगे कि कहां पर वर्ब का कौन सा रूप यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है। तो इसके लिए आपको अगली वीडियो के लिए वेट करना होगा, क्योंकि मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं कि टेंसेस को हम कैसे बनाते हैं और बनाने के लिए हम कैसे फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं और सबसे आसान तरीके से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। सो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी एंड तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।